हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत के गलती से पाकिस्तान में मिसाइल दागने पर दोस्तों अब चीन का बयान आया है। बताएंगे दोस्तों क्या क्या कहा है चाइना ने, और पाकिस्तान के पक्ष को लेकर दोस्तों भारत पर कटाक्ष करने की कोशिश की है चाइना ने और कह दी है बड़ी बात। इसी बीच दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर मिसाइल गिरने से पाकिस्तान के पूर्व राजदूत को सताने लगा है ये डर। बताएंगे भारत को लेकर दोस्तों क्या कहा है पाकिस्तानी पूर्व राजदूत ने, और दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर मिसाइल फायरिंग घटना पर संसद में बयान दे रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर रूस बरसा रहा है बम, यूक्रेन की मांग कोई नहीं कर रहा पूरा। जी हां दोस्तों, जेलेंस्की ने दुनिया से लगाई इसको लेकर बड़ी गुहार। इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर यूक्रेन के साथ जंग में रूस की दुर्गति से डरा चाइना भारत से संबंध सुधारने के लिए दे रहा है ये संकेत। बड़ी खबर दोस्तों। इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से डरे इमरान खान के बड़बोले मंत्री वापस लेने की गुहार लगा रहे हैं दोस्तों, रोते दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बड़ा ऐलान, विधानसभा चुनाव हारे प्रत्याशियों को नहीं मिलेगा एमएलसी का टिकट। इसी बीच अपर्णा यादव योगी कैबिनेट 2.0 का हिस्सा हो सकती है दोस्तों, मिल सकता है मंत्री पद। बड़ी खबर, बड़ा खुलासा आपको हम इस खबर के जरिए करने वाले हैं दोस्तों, और बताएंगे जहां पर अगर आपका भी इन बैंकों में अकाउंट है दोस्तों तो आपके लिए बड़ी हाई अलर्ट जारी कर दी गई है बैंकिंग सेवा रोकने को लेकर। दोस्तों बताएंगे किन किन के बैंकिंग सेवा रुकने वाले हैं, तो हर तरह की जानकारी दोस्तों आपको आज हम अभी देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है, और मानते हैं कि अपना भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति की बात ही अलग है। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत के गलती से पाकिस्तान में मिसाइल दागने पर क्या क्या बोला चाइना, बताते हैं हम आपको दोस्तों। दरअसल चीन ने भारत के गलती से पाकिस्तानी क्षेत्र में मिसाइल दागने पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। चीन ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान को इस मामले में जल्द से जल्द बातचीत करनी चाहिए। चीन ने यह भी कहा है कि दोनों देशों को गलती से फायर हुई मिसाइल मामले की गहन जांच करनी चाहिए। भारत ने खेद जताते हुए कहा था कि एक मिसाइल मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी खराबी से पाकिस्तानी वायु सीमा में घुस गई थी। भारत ने इस मामले के उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी दिए हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस हादसे का गीत गाता नजर आ रहा है दोस्तों, जिसके बाद अब पाकिस्तान का दोस्त कहे जाने वाले या फिर फायदे के लिए दोस्त चाइना ने बहुत बड़ा बयान दिया है दोस्तों। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत दोनों दक्षिण एशिया में प्रमुख देश हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने की जिम्मेदारी साझा करते हैं। भारतीय मिसाइल के दुर्घटनावश चलने को लेकर एक पाकिस्तानी पत्रकार द्वारा चीन पर की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमने प्रासंगिक जानकारी पर गौर किया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान के मामले में चाइना दखल ना दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है दोस्तों, और जांच करवाने की मांग कर रहा है चीन। आपकी क्या राय होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चाइना के किसी भी मुद्दे पर दोस्तों भारत अड़ंगा नहीं डालता है, बल्कि हस्तक्षेप भी नहीं करता है भारत, लेकिन चाइना सबसे पहले कूद कर आता है दोस्तों। इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इसी बीच आपको बता दें जहां पर मिसाइल गिरने से पाकिस्तान के पूर्व राजदूत को सताने लगा है ये डर, कहा कुछ खतरनाक कर रहा है भारत, सतर्क रहे देश। जी हाँ दोस्तों, भारत के इस मिसाइल का तकनीकी खराबी के चलते हुए हादसे के बाद दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक ने इस घटना को जम्मू कश्मीर विवाद से जोड़ दिया है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल कैलिडोस्कोप पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये घटना परेशान करने वाली है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 22 फरवरी 1994 को भारत की संसद ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें कहा था कि आजाद जम्मू कश्मीर को हमें वापस लेना है, और अब जबकि रूस ने यूक्रेन पर कार्रवाई की है और उसमें इलाकों दोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र भी घोषित किया है, तो
शायद भारत को इससे प्रेरणा मिली हो। रूस पर भारत के निष्पक्ष रुख की एक अलग ही व्याख्या करते हुए पाकिस्तानी राजनयिक ने कहा है कि भारत ने रूस के खिलाफ सभी प्रस्तावों पर वोटिंग से खुद को इसलिए भी दूर रखा हो क्योंकि शायद वो ये समझता हो कि पूर्वी यूक्रेन में रूस ने जो भी किया है वो जायज है, और चूंकि भारत अपने लिए भी कानूनी तौर पर एक रास्ता बना रहा है कि आजाद जम्मू कश्मीर पर हमला करके उस पर कब्जा कर ले। ये सारी संभावनाएं हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये होने जा रहा है, लेकिन हमें इन तमाम चीजों को सामने रखना चाहिए। यानी कि दोस्तों पूरा भारत पर इस छोटे से मिस्टेक को जम्मू कश्मीर हासिल करने तक का नाम दे दिया है। दोस्तों अब तक तो भारत ऐसा नहीं करने वाला था, लेकिन भारत की जनता क्या कहती है दोस्तों? क्या रूस यूक्रेन में जिस प्रकार से युद्ध हो रहा है दोस्तों, क्या यही मौका है जम्मू कश्मीर अपनाने का? आप क्या कहते हैं दोस्तों? कमेंट में राय सुझाव भारी मात्रा में करिएगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर ब्रह्मोस को देख इमरान खान के उड़े तोते आखिर मिसाइल को रोकने में क्यों नाकाम रहा पाकिस्तान? ये सवाल दोस्तों हम आपसे पूछते हैं। जब पाकिस्तान की वायुसेना भारत की तरफ से आ रहे ऑब्जेक्ट की निगरानी कर रही थी तो इसे मार करके क्यों नहीं गिरा पाई पाकिस्तानी सेना? दोस्तों कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ दिखावा करता है। अगर भारत चाहे तो 2 सेकंड में उसका भूत बना सकता है। दोस्तों आप क्या कहते हैं कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर मिसाइल फायरिंग घटना पर आज संसद में बयान दे रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जी हां दोस्तों, इसी बीच बड़ी खबर, जहां रूस बरसा रहा बम, यूक्रेन की ये मांग कोई नहीं कर रहा पूरा। जी हां दोस्तों, जेलेंस्की ने दुनिया से लगाई गुहार। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने नाटो नेताओं से अपने देश पर नो फ्लाई जोन स्थापित करने के अपने आह्वान को दोहराया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि ये केवल समय की बात है कि रूसी मिसाइलें भी गठबंधन के क्षेत्रों पर गिरेंगी। रविवार रात को राष्ट्रपति का ये आह्वान लिविव पर दिन में पहले हमला करने के बाद आया, जबकि यूक्रेन पोलैंड सीमा के पास स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी की गोलाबारी में 35 लोग मारे गए और 134 अन्य घायल हो गए। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां पर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चीन के 13 और लड़ाकू विमानों ने की है बड़ी घुसपैठ। मौका देख ताइवान ने खदेड़ किया इसको बाहर। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण चीन को भी मौका दिखने लगा है। यही वजह है कि पिछले 19 दिनों में 2 बार चीनी लड़ाकू विमानों ने ताइवान में घुसपैठ कर दी है। हालांकि दोनों बार मुस्तैद खड़ी ताइवानी वायुसेना ने चेतावनी देकर चीनी लड़ाकू विमानों को अपनी हवाई सीमा से बाहर खदेड़ दिया है। इसके बावजूद आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन की स्थिति को देखते हुए चीन के हौसले बुलंद हैं। खुद चीन के विदेश मंत्री बोल चुके हैं कि ताइवान को मुख्य भूमि से एक ना एक दिन जरूर मिलाया जाएगा। हालांकि उन्होंने यूक्रेन से ताइवान की तुलना को सिरे से खारिज कर दिया था। जी हां दोस्तों, ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि उसके देश की वायुसेना ने चीन के 13 विमानों को चेतावनी देकर खदेड़ दिया है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर यूक्रेन के साथ जंग में रूस की दुर्गति से डरा चीन भारत से संबंध सुधारने के लिए दे रहा है ये संकेत। जी हां दोस्तों, पिछले 20 दिनों से कमजोर दिखने वाले यूक्रेन ने जंग में जिस तरह बाहुबली रूस की दुर्गति करके रखी हुई है, उससे अब विस्तारवादी चीन की भी अक्ल ठिकाने आने लगी है। दोस्तों वो अब अपने शक्तिशाली पड़ोसी भारत से भिड़ने के बजाय लगातार नरमी भरे संदेश भेज रहा है। उसकी ये नरमी ड्रैगन के स्कॉलर्स की बातों में भी झलक रही है। जी हां दोस्तों, चीन की छिंगुआ यूनिवर्सिटी के नेशनल पॉलिसी रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर छयन फंग ने सीमा विवाद पर भारत के रुख की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि 15वें दौर की बातचीत में दोनों पक्ष कदम दर कदम विश्वास बहाल कर रहे हैं। ऐसा करके वे अगले चरण की बातचीत में विवाद के निपटारे के लिए न्यायपूर्ण और समुचित हल का आधार तैयार कर रहे हैं। डायरेक्टर छयन फंग ने कहा है कि सीमा के पश्चिमी सेक्टर में दोनों देशों के हजारों सैनिकों आमने सामने हैं। ऐसे में जंग से बचने के लिए दोनों पक्ष अधिक परिपक्वता यानी परफेक्शन और संयम बरत रहे हैं। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों चाइना को अब पता चल रहा है कि ताकतवर होना ही नहीं माइंडेड होना भी जरूरी है, जो कि भारत दोनों में परिपूर्ण है, परफेक्ट है। जी हां दोस्तों, और अब चाइना जो है भारत के साथ नरमी से पेश आता नजर आ रहा है दोस्तों, और अब
तमीज में बात करता दिखाई दे रहा। आपकी इस पर क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। और मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा दोस्तों। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर खतरे में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की कुर्सी, यही खत्म हो सकता है सफर। अविश्वास प्रस्ताव पर अब होनी है वोटिंग। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान का संयुक्त विपक्ष प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, जिसके बाद से उनकी कुर्सी पर तलवार लटक रही है। इमरान के लिए अगले 24 या 48 घंटे काफी ज्यादा अहम होने वाले हैं। इस प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही साफ हो जाएगा कि इमरान का राजनीतिक भविष्य कैसा होगा। सरकार के 4 सहयोगी दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जल्द ही अपना फैसला सुना सकती है। इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है इससे जुड़ी, पाकिस्तान में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से डरे इमरान खान के बड़बोले मंत्री वापस लेने की लगा रहे हैं गुहार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान सरकार के आदेश पर इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट लॉन्च में छापा मारकर विपक्ष के 15 सांसदों को हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद विपक्ष के हल्ला बोल को देखते हुए पाकिस्तान सरकार के तेवर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने विपक्षी दलों से प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को वापस लेने का आग्रह किया है। जी हां दोस्तों, कुछ दिनों पहले तक विपक्ष को धमकाने वाले फवाद चौधरी ने कहा कि अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव वापस लेता है तो देखते हैं कि बदले में उन्हें क्या दिया जाता है। सूचना मंत्री ने कहा कि जब से विपक्षी दलों ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम का गठन किया है, तब से देश में बहुत अधिक कटुता पैदा हुई है। दोनों ही पक्षों से तीखे बयान सामने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 2 से 3 हफ्ते में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होने तक राजनीति में इतनी कड़वाहट पैदा हो जाएगी कि इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान जाने के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत हुई खत्म। सरकार ने लिया है ये बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पिघलती नजर आ रही है दोस्तों। जो लोग अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो अब सिर्फ वीजा के साथ ही पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं। अब अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान जाने के लिए भारत सरकार से स्पेशल परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। जी हां दोस्तों, जान ले कि इससे पहले अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान जाने के लिए वीजा के साथ साथ भारत सरकार की स्पेशल परमिशन की जरूरत भी होती थी। इस फैसले से भारत सरकार ने पाकिस्तान जाने वाले यात्रियों को ये बड़ी राहत दी है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के इस फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय होगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां मिसाइल हमले के बाद अमेरिका और ईरान में क्या होगी जंग। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ कि बढ़ गई एक और नई टेंशन। जी हां दोस्तों, ईरान ने इराक में अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। ईरानी सेना ने खुद स्वीकार किया है कि इराक के ऊपर दागे गए 12 बैलिस्टिक मिसाइलों के पीछे ईरान का ही हाथ है। हालांकि ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने इस मिसाइलों के जरिए इराक में मौजूद इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका ने ईरानी सेना के इस मिसाइली हमले की खूब निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि हम ईरान को जवाबदेह ठहराने में इराक सरकार का समर्थन करेंगे। हम ईरान से इसी तरह के खतरों का सामना करने के लिए पूरे मध्य पूर्व में अपने सहयोगियों का समर्थन करेंगे। क्या दोस्तों, एक युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या यह तीसरा युद्ध विश्व युद्ध 3 में नहीं बदल जाएगा? क्या होगी आपकी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। बढ़ती अगली खबर की ओर, लेकिन जिन भाइयों और बहनों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी मेहनत को सफल करने के लिए कृपया करके एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इसी बीच आपको बता दें, जहां सऊदी अरब ने 41 शियाओं को फांसी पर लटकाया, ईरान ने भी उठा लिया ये बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब की ओर से हाल ही में 81 लोगों को फांसी की सजा दिए जाने के बाद से ईरान के साथ उसके संबंध बिगड़ गए हैं। ईरान ने सऊदी अरब के साथ चल रही बातचीत को स्थगित कर दिया है। ईरान की शीर्ष सुरक्षा संस्था से जुड़ी वेबसाइट में सऊदी अरब से बातचीत स्थगित करने की जानकारी दी गई है। इसी सप्ताह दोनों देशों के बीच 5वें राउंड की बात होनी थी, लेकिन बिना कोई कारण बताए ही ईरान ने इसे स्थगित कर दिया है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर एलन मस्क का पुतिन को सीधा चैलेंज, कहा मेरे साथ 2-2 हाथ हो जाए, जीतने वाले का होगा यूक्रेन। जी हां दोस्तों,
दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दो हाथ करने की चुनौती दी है। एलन मस्क ने ट्वीट करके कहा है कि इस सिंगल मुकाबले के लिए दांव पर यूक्रेन रहेगा। बता दें कि यूक्रेन पर रूसी अटैक के बाद से एलन मस्क लगातार पुतिन पर हमलावर हैं। यही नहीं दोस्तों, उन्होंने यूक्रेन की मदद के लिए अपनी सैटेलाइट स्टारलिंक के इस्तेमाल की भी इजाजत दे दी है। हालांकि ये पहली बार है कि उन्होंने पुतिन को मुकाबले के लिए ललकारा है। सोमवार को एलन मस्क ने ट्वीट करके लिखा है कि मैं व्लादिमीर पुतिन को सिंगल कॉम्बैट यानी युद्ध के लिए चुनौती देता हूं, दाव यूक्रेन है। आप ट्वीट देख पा रहे होंगे एलन मस्क का। आप किस पर आप क्या राय होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर एलन मस्क और पुतिन में दोस्तों आमने सामने फिजिकली युद्ध होता है तो कौन जीतेगा? युद्ध यानी कि इनमें लड़ाई होती है दोस्तों, फाइट होता है तो कौन जीतेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर IMF ने कहा अगर युद्ध जारी रहा तो 35% तक गिर सकती है यूक्रेन की अर्थव्यवस्था। जी हां दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कहा है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में 35% तक की गिरावट आ सकती है। IMF ने सोमवार को कहा कि युद्ध जारी रहने की स्थिति में यूक्रेन की अर्थव्यवस्था 35% तक गिरेगी और इस संघर्ष से वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर भी घोर संकट घिरेगा। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें अगली खबर, जहां पर पंजाब से बड़ी खबर, मैच के दौरान इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर को गोलियों से भूना, ग्राउंड में मची बड़ी भगदड़। जी हां दोस्तों, पंजाब के जालंधर में सोमवार शाम कबड्डी प्लेयर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल अंबिया को गोली लगने के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स घटना स्थल पर पहुंच गया। अभी जानकारी ली जा रही है दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर रूस पर लगी पाबंदियों से बहुत बड़ा फायदा उठाने की तैयारी में अपना भारत खरीदेगा सस्ता तेल, यानी भारी प्रतिबंधों के बीच सस्ते रेट पर भारत को तेल बेचेगा रसिया। बेलारूस से खरीदा जाएगा फर्टिलाइजर। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने वाले देश रूस ने भारत के सामने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव और ऑफर रखा है। रूस ने कहा है कि वो तेल और अन्य सामान डिस्काउंट रेट पर भारत को मुहैया कराने के लिए तैयार है। रूस के इस प्रस्ताव पर भारत विचार करने को तैयार हो गया है। भारत के लिए ये प्रस्ताव ऐसे समय में सामने आया है जब रूस दुनिया का सबसे अधिक प्रतिबंध झेलने वाला देश बन गया है। यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने के बाद दुनिया के अधिकांश देश रूस के खिलाफ उतरे हैं। हालांकि भारत ने बीच का रास्ता अपनाया है और दोनों देशों के बीच शांति वार्ता बहाल करने की अपील की है। रूस पर तेल और गैस सप्लाई का भी प्रतिबंध लगा है। इसे देखते हुए रूस ने भारत के सामने तेल सहित अन्य सामान का निर्यात डिस्काउंट रेट पर करने का प्रस्ताव दिया है। दोस्तों ऐसे में जो बाइडेन शुरू से कह रहे थे दोस्तों कि रसिया के साथ भारत को अच्छे संबंध ही रखने चाहिए ताकि भारत का इसमें काफी ज्यादा फायदा है और रसिया मोर ट्रस्टेड भी है। दोस्तों उन भाई और बहनों का काफी ज्यादा मात्रा में धन्यवाद। और आपकी क्या राय होगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सभी क्या कहना चाहते हैं। अगली खबर की बात करें, जहां पर मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव हो सकती है योगी कैबिनेट 2.0 का हिस्सा, मिल सकता है मंत्री पद। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू और हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाली अपर्णा यादव योगी सरकार में मंत्री बनाई जा सकती है। जानकारी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की नई कैबिनेट में अपर्णा यादव को मंत्री बनाने की चर्चा काफी तेज हो गई है। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक योगी कैबिनेट 2.0 में अपर्णा यादव के अलावा अदिति सिंह को भी मंत्री बनाए जाने की संभावना है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह ने बीजेपी की टिकट पर रायबरेली से जीत दर्ज की थी और अब वो योगी कैबिनेट का हिस्सा बन सकती है। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार की नई कैबिनेट में 2 पूर्व IPS अधिकारियों राजेश्वर सिंह और असीम अरुण को भी शामिल किया जाएगा। दोस्तों ऐसे में अपर्णा यादव को योगी के कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए। दोस्तों हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। आपकी यानी जनता की क्या राय है दोस्तों बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां यूपी में बीजेपी का बड़ा ऐलान, विधानसभा चुनाव हारे हुए प्रत्याशियों को नहीं मिलेगा MLC का टिकट। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने साफ कर दिया है कि पार्टी के जो उम्मीदवार हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हारे हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। राज्य की 36 सीटों पर 9 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए 15 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी जो 19 मार्च तक जारी रहेगी। इससे पहले बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। जी हां दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव के लिए अपनी लिस्ट फाइनल कर ली है। जो दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर 4
4 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त। अमित शाह और यूपी और राजनाथ सिंह पर उत्तराखंड में सरकार गठन की बड़ी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। संसदीय बोर्ड ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा विधानसभा में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक यानी सेंट्रल ऑब्जर्वर और सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की लिस्ट में गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नाम शामिल है। पार्टी ने इन 4 राज्यों में 4 सह पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर वाराणसी में भाजपा ने फिर रचा इतिहास। जनता जनार्दन को धन्यवाद देने के लिए आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मिला बड़ा संकेत। जी हां दोस्तों, वाराणसी में भाजपा ने तमाम अटकलों को खारिज करते हुए फिर से इतिहास रचा है। जिले की 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा व अपना दल प्रत्याशियों ने विजय का परचम लहराया है। काशी की जनता जनार्दन ने क्लीन स्वीप के जरिए अपने सांसद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जीत का तोहफा दिया है। इस बाबत पार्टी स्तर पर जहां सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है, तो वहीं जिला प्रशासन भी अब पीएम की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को लेकर जमीन पर कार्यवाही भी शुरू करनी है। प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो प्रदेश में सरकार गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वाराणसी दौरा प्रस्तावित हो सकता है। इस दौरान जनता से संवाद करके पीएम मोदी जी काशी में भाजपा के अभूतपूर्व प्रदर्शन पर यहां की जनता जनार्दन को धन्यवाद दे सकते हैं, यानी कि वाराणसी दौरा एक बार और होगा पीएम मोदी जी का। ऐसे में उनको मोस्ट वेलकम टू वाराणसी जरूर कह दीजिएगा आप लोग। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर एसबीआई का बड़ा अलर्ट। एसबीआई ने ग्राहकों को किया हाई अलर्ट, बंद होने वाली है आपकी बैंकिंग सेवा। जी हां दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है। बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर्स को 31 मार्च 2022 के पहले पैन कार्ड, आधार कार्ड को लिंक करने के लिए नोटिस किया है। बैंक ने कहा है कि अगर ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी बैंकिंग सेवा ठप हो सकती है। एसबीआई ने इसके लिए ट्वीट भी किया है। दोस्तों आप ट्वीट देख पा रहे होंगे, 31 मार्च तक का मौका दिया है एसबीआई ने। जी हां दोस्तों, एसबीआई ने कहा है ट्वीट के जरिए कि हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करें और एक निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहे। इसके साथ ही बैंक ने कहा है कि पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। यदि पैन और आधार लिंक नहीं है तो पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा और स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन करने के लिए पैन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जी हां दोस्तों, साथ ही अंतिम खबर की बात करें, जहां रेलवे मंत्रालय के फैसले से यात्रियों की आई मौज, आईआरसीटीसी को लगा झटका। आखिर क्या बदलाव हुआ है हम आपको बताते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे की तरफ से लिए गए हालिया फैसले के बाद यात्रियों की तो मौज ही आ गई, जबकि इससे आईआरसीटीसी को तगड़ा झटका लगेगा। नए फैसले के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के खान पान और बेहतर अनुभव के लिए भारतीय रेलवे ने फूड प्लाजा, फास्ट फूड आउटलेट और रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया है। जी हां दोस्तों, अभी तक ये जिम्मेदारी आईआरसीटीसी के पास थी, लेकिन अब रेलवे ने इस फैसले को स्वीकार किया है दोस्तों, यानी डिक्लेयर किया है और अब रेलवे की तरफ से खाना मिलेगा दोस्तों, जिसमें आईआरसीटीसी का काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है, लेकिन यात्रियों की मौज आ गई है दोस्तों। ऐसे में रेलवे के फैसले का आप स्वागत करेंगे, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।